संधान स्टडी सेंटर की आज की क्लास में मैं सुनील कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, ये एक वैश्विक संस्था है। इसकी सीरीज को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा करते हुए मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा पिछली क्लासेस में की। आज की क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। बच्चों, ध्यान रखना है कि इसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जानते हैं, और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पॉपुलर नाम है इकोसॉक, ये बिल्कुल कंसंट्रेट करना है इस जगह पर। इकोसॉक के नाम से भी जानते हैं, इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल, इकोसॉक। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में आपको बताता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति यह हुई कि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। ऐसा नहीं था कि केवल यूरोप ही, बल्कि संपूर्ण विश्व एक त्रासदी से गुजरा। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी पूरी दुनिया बिखर गई थी। तो जब यूएनओ का गठन हुआ तो ये ध्यान रखा गया कि एक ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए जो यूएनओ के अंतर्गत रहते हुए विश्व के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण की अवधारणा के साथ भी काम कर सके। तो इसी दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग बना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आज की क्लास में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा क्रमवार में आपके सामने रखूंगा। मेरा प्रयास होगा कि इन बिंदुओं को ऐसे ढंग से रखा जाए कि आगामी परीक्षाओं के संभावित प्रश्न आप अच्छे से कर सके। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है। तो आपसे यहीं से प्रश्न उठा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी एक परीक्षा में आपके सामने रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, यूएनओ की संस्था, ऐसा कह सकता है कि विश्व के आर्थिक, सामाजिक कल्याण की अवधारणा के साथ काम करती है। तो उसमें महासभा दे दिया, सुरक्षा परिषद दे दिया और इकोसॉक दे दिया। इस तरह से कई ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए। तो आपको यहीं से प्रश्न उठाना है कि वह जो है इकोसॉक है, वह अंग जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर कार्य करता है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ें तो क्या है कि यह परिषद अपने कार्यों को विभिन्न संस्थाओं, आयोगों और समितियों के माध्यम से करता है। तो ध्यान रखना है, ये लाइन किस बात की ओर इंडिकेशन कर रही है। ये लाइन बता रही है कि इकोसॉक अकेले अपने आप में कोई काम नहीं कर पाती है, बल्कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं यूएनओ की, जो इसके साथ जुड़ करके ये काम करती हैं। तो कैसे, देखिए पहले इस चीज़ को समझ लें। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा है। जैसे आपने देखा कि यूनेस्को का खूब नाम सुना होगा। विश्व विरासत, किसी भी देश की जो हिस्टोरिकल ट्रेजर है, विरासत है, उसके संरक्षण में यूनेस्को का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर मैंने सारी संस्थाओं की लिस्टिंग नहीं की है, बल्कि आपके सामने कुछ संस्थाओं को रख करके एक एग्जाम्पल दिया है कि इनके माध्यम से इकोसॉक काम करता है। उसके बाद जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना की इस त्रासदी में आपने WHO का खूब नाम सुना होगा। अब तो WHO की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठ रहा है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में कार्य करे, वैश्विक स्तर पर, ऐसा नहीं कि किसी एक देश स्तर पर। देखिए, कोरोना त्रासदी में इस बात पर प्रश्न चिन्ह WHO के ऊपर उठा कि पेंडेमिक सही समय पर, पेंडेमिक अर्थात कोरोना एज अ पेंडेमिक
इसकी घोषणा WHO नहीं कर सका। कहीं न कहीं चीन या अन्य विकसित शक्तियों का दबाव रहा है, उसका खामियाजा ये पूरी दुनिया भुगत रही है। इसी प्रकार से अगली संस्था है IMF, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। IMF का काम आर्थिक क्षेत्र के सशक्तिकरण से है। ये क्या करती है, विश्व के लिए कुछ मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। जैसे मान लीजिए RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह विश्व की मौद्रिक नीति का निर्माण IMF करती है। इसी तरह से अगली महत्वपूर्ण संस्था अगर हम देखें तो जैसे UPU है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसी तरह से अगला संस्थान क्या है, ILO, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इकोसॉक इन संस्थाओं की मदद लेता है और इसके साथ साथ इसके विभिन्न आयोग भी हैं और बहुत सारी समितियां हैं जिनके माध्यम से ये कार्य करता है। एक बात समझ लें, जैसे वैश्विक टीकाकरण हुआ, इसी तरह से बाल विकास के संबंध में यूनिसेफ का कार्य हुआ, इसी तरह से घायल सैनिकों के संदर्भ में रेड क्रॉस का। तो ये कहीं न कहीं जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इकोसॉक के ही माध्यम से चलती हैं। जैसे विश्व व्यापार से संबंधित कुछ संधियां, कुछ नीति निर्गमन, कुछ निर्णय इत्यादि का जो डिसीजन है वो कहीं न कहीं आर्थिक सामाजिक परिषद ही इस पर कार्य करती है। तो ये अपने दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बढ़ें तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी आप रख लें, ये डेटा फैक्ट के रूप में काम आएगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर वनडे और स्टेट PCS के अकॉर्डिंग। UPSC में भी आता है, कूट क्वेश्चन संरचना के अंतर्गत ये आता है। और 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। कितने? 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होंगे और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। ये अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद इससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो सकता है कि पदमुक्त सदस्य पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जिन सदस्यों को पदमुक्त किया गया है पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध है, नहीं, बल्कि उनका पुनः निर्वाचन किया जा सकता है। इसके बाद इसके निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न बन सकता है। ये साधारण बहुमत से लिए जाते हैं, विशेषीकृत बहुमत से नहीं लिए जाते। तो इस तरह से इतने महत्वपूर्ण पॉइंट के आधार पर हमने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हमें पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र प्रन्यास परिषद। ये आपने देखा है कि ये भी UNO के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है, जिसको हम लोग ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा जानना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जितनी भी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां रहीं, इन लोगों ने क्या किया, पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाई। छोटे छोटे या बड़े देश, जैसे भारत जैसे बड़े देश को भी इन्होंने गुलाम बनाया, अपना औपनिवेश बनाया। और इस अपने औपनिवेश के विस्तारवादी नीति का ही परिणाम रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये लगभग सारी शक्तियां जर्जर हो जाती हैं, इनकी आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, इनका सैन्यकरण नष्ट हो जाता है। तो अब इनको अपना ही देश चलाना मुश्किल पड़ रहा था। तो ऐसे में ये अपने उपनिवेशों को कैसे चलाएं? तो इसी दृष्टिकोण से इन्होंने क्या किया कि बोला नहीं, लोकतंत्र की स्थापना में यह अधिकार नहीं है कि हम किसी दूसरे राज्य पर राज करें। और इसी दृष्टिकोण से इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कॉलोनीज को फ्री करना शुरू किया। एक कारण। दूसरी बात समझना कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोटे छोटे द्वीपीय देश और कुछ बड़े स्तर के भी देश इतने कमजोर हो गए थे कि वो अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करना और अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में भी असक्षम थे। तो ऐसी दशा में क्या हो, विश्व को कैसे संचालित किया जाए? तो UNO ने ये चीज़ दिमाग लगाया कि एक ऐसा परिषद, एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए जो कि इन छोटी छोटी टेरिटरीज का संरक्षक हो और इन पर कार्य करे। और धीरे धीरे
उन टेरिटरीज पर, उन छोटे छोटे देशों में जब उनकी सरकारें सशक्त होने लगी और उनकी सॉवरेन गवर्नमेंट बन गई, तो फिर वो उनको स्वतंत्र करके ट्रस्टीशिप से बाहर होते चले गए। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1994 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल एक तरह से स्थगित कर दी गई, क्योंकि अंतिम रूप से पलाऊ नामक एक देश है, इसकी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके स्वतंत्र होने के बाद, उसके सॉवरेन संप्रभु होने के बाद ये हुआ कि इसका कार्य समाप्त हो गया है, इसलिए इसको स्थगित रहना चाहिए। तो देखिए क्या है कि इस परिषद का गठन उन देशों की मदद के लिए किया गया था, उन देशों की मदद के लिए किया गया था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने पिछड़ गए थे कि अपनी संप्रभु सरकार भी चलाने में सक्षम नहीं थे। मतलब एक तो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन समझना कि यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियां इतनी कमजोर हो गई थीं कि वे भी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के मूल्यों को नैतिक आधार बनाते हुए अपने अपने उपनिवेश को स्वतंत्र कर देना चाहती थी। ये उनके लिए भी कारण हुआ कि नहीं नहीं यही मौका है भाई, नहीं ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य ये नहीं कहता कि हम किसी पर राज्य करें, इसलिए आप सबको स्वतंत्र बनाते हैं। तो जब तक स्वतंत्र नहीं किया तब तक उनकी व्यवस्था कैसे चले। तो यूएनओ ने एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई और उसमें जिन 12-15 कंट्रीज को संरक्षण दिया, वही क्या कर रही थी, उन टेरिटरीज को गाइड कर रही थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। फिर धीरे धीरे वो स्वतंत्र हुई, सक्षम हुई, उनका डेवलपमेंट बढ़ा और फिर उनको एक एक करके ट्रस्टीशिप काउंसिल से बाहर निकाला गया। और इस तरह से महत्वपूर्ण डेटा आपके सामने बनेगा कि इसका संचालन 1994 के बाद बंद कर दिया, क्योंकि अंतिम रूप से पलाऊ नामक द्वीपीय देश स्वतंत्र एवं संप्रभु हो गया। यानी जो अंतिम रूप से एक अंतिम देश बचा था पलाऊ, वो भी क्या हुआ, स्वतंत्र और संप्रभु हो गया। ये आप चित्र के माध्यम से पलाऊ को देख सकते हैं। ये एक द्वीपीय देश है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आपने ओशिनिया का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जब रीजनल ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो आपको ओशिनिया का नाम जरूर मिला होगा, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे बड़े देशों के साथ छोटे छोटे द्वीपीय देश भी आते हैं। तो ओशिनिया का ही एक छोटा सा द्वीप है पलाऊ। तो ये अंतिम रूप से 1994 में जब संप्रभु और स्वतंत्र हुआ तो ट्रस्टीशिप का कार्य समाप्त हो गया। तो इतनी बातें अगर आप संयुक्त राष्ट्र प्रन्यास परिषद के संबंध में अच्छे से तैयार कर पाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप इससे संबंधित प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इस चीज़ को आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट बहुत इंपॉर्टेंट अंग है किसका, यूएनओ का। तो अब थोड़ी सी जानकारी इसकी ले लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस बात को समझो, किसी भी देश की सत्ता, जैसे हमारे यहाँ देश का प्रशासक कौन है, प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री क्या अपने सारे कार्यों को करता है? नहीं। गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में उसके अपने सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं। तो वो सेक्रेटरीज क्या करते हैं, नीति निर्माण जो भी कैबिनेट करती है उसके संचालन से संबंधित सभी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वो करते हैं। तो इसी प्रकार से महासभा अर्थात यूएनओ देखा जाए तो एक तरह से वैश्विक संस्था है, एक वैश्विक संसद की तरह है। तो इसके कार्य को कौन संचालित करेगा, इसके नीति निर्णय कौन बनाएगा, जितने भी अंग हैं उनसे संबंधित जो एजेंडे हैं उन पर काम कौन करेगा, तो वह है सचिवालय। इसी को सेक्रेटरीट बोलते हैं। तो यूएनओ को एक सचिवालय नियुक्त किया गया जिसमें एक महासचिव प्रमुख होगा और उसके साथ साथ कुछ उसके जूनियर सेक्रेटरीज भी होंगे। तो महासचिव जो है, इस बात को आप समझ लें कि यूएनओ का सबसे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है, सबसे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है महासचिव, जिसको कि हम लोग सेक्रेटरी जनरल के नाम से भी जानते हैं। महासचिव सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में होता है। तो ये सचिवालय का ही प्रमुख नहीं बल्कि यूएनओ का भी प्रमुख होता है। तो इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग सीख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो पहला इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है, ये ध्यान रखना है।
प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है, जितने नीति निर्माण का कार्य है वो सचिवालय ही देखेगा। यह सभी अंगों के एजेंडा को तय करता है। मतलब जितने भी अंगों का अर्थ यहाँ पर क्या है, यूएनओ के जितने, जैसे महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, और अभी हमने इकोसॉक पढ़ा, तो जितने भी ये अंग हैं उनके एजेंडा और दिन प्रतिदिन के कार्य, इनको संपादित करने का कार्य कौन करता है? यही सचिवालय करता है, सेक्रेटरिएट करता है। अब देखिए, इसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, इसका जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी वो क्या कहलाएगा? महासचिव कहलाएगा, जिसको हम लोग सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान समझना, इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इसकी नियुक्ति की अनुशंसा सुरक्षा परिषद करती है। कौन करती है? ध्यान रखना। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का रोल यूएनओ में कितना महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की वैल्यू कितनी है, कि महासचिव की नियुक्ति की अनुशंसा भी सुरक्षा परिषद ही करती है। अब आप बात समझिए, सुरक्षा परिषद में विश्व की 5 महाशक्तियां हैं। अब ये क्या करेंगी? किसी व्यक्ति को यूएनओ का सेक्रेटरी नियुक्त करने के लिए कैसे रिकमेंडेशन करेंगी, ये बात देखेंगी कि क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम सचिव बनाने जा रहे हैं, महासचिव बनाने जा रहे हैं, उसका कोई एक पक्षी व्यवहार तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम विकसित देशों के विरुद्ध उसकी कोई विचारधारा हो, या किसी विश्व के किसी अन्य भूखंड के प्रति उसका कुछ अपना निगेटिव रोल हो, निगेटिव रवैया हो। तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि यूएनओ का दृष्टिकोण विश्व के प्रति पार्शियल हो जाएगा। तो इसीलिए यह ध्यान रखा जाता है कि यूएनओ का जो महासचिव है वो नैतिक रूप से उच्च हो, उसने विश्व स्तर पर बहुत सारे सामाजिक कल्याण के कार्य किए हों, तो विश्व की विभिन्न समस्याओं से वो अवगत हुआ हो, उसके प्रति, उसके हृदय में विश्व के प्रति एक संवेदना हो, और मूल रूप से ये देखा जाता है कि सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके प्रति कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है, कोई नेगेटिव अप्रोच तो नहीं है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सुरक्षा परिषद ही इनकी रिकमेंडेशन करती है, और महासभा विशेष बहुमत से महासचिव की नियुक्ति करती है। नियुक्ति कौन करेगी? महासभा करेगी। कैसे करेगी? विशेष बहुमत। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि विशेष बहुमत पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, विशेष बहुमत से। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। सीधा डेटा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। दोबारा नियुक्ति में कोई संवैधानिक रोक नहीं है। देखिए, इस बात को पहले समझ लें कि कोई संवैधानिक रोक तो नहीं है कि दोबारा नियुक्ति की जाए या न की जाए, लेकिन ऐसा प्रायः देखा गया है कि नैतिकता का पालन करते हुए किसी एक व्यक्ति को दोबारा महासचिव नहीं बनाया जाता, या वो खुद ही नहीं बनता है। लेकिन क्या यूएनओ के चार्टर में, क्या यूएनओ के लॉ में ऐसा कोई प्रावधान है? तो इससे प्रश्न कभी कंफ्यूज करने के लिए बनाए तो जान लें कि दोबारा नियुक्ति के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति दोबारा महासचिव बन सकता है, लेकिन प्रायः बनाया नहीं जाता। और अगर हम वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वर्तमान में 9वें महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस महोदय हैं। ये वर्तमान के महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और इसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी इन्होंने काम किया है, खास तौर पर सीरिया और जो मिडिल ईस्ट पर शरणार्थियों की समस्या है उस पर इन्होंने बहुत गहरे से कार्य किया है। और इनका कार्यकाल अगर इस संबंध में देखा जाए तो 2017 से 2022 तक का इनका कार्यकाल है। 2022 के बाद यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव फिर से होगा। तो अब अगर हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।